फिफ्थ लेक्चर है ये मध्य प्रदेश की जनजाति सीरीज का। ठीक है, फिफ्थ एंड लास्ट लेक्चर है आज के लिए, हम जो है मध्य प्रदेश की जनजातियां। आज के इस लेक्चर में मैं आपको जो है 3 जनजातियों के संबंध में बताऊंगा, जिसमें कोयकू जनजाति है आपका। कोयकू जनजाति के बारे में अपन पढ़ेंगे, बंजारा जनजाति के बारे में पढ़ेंगे, और जो है कोल जनजाति के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से। ये जो इतनी जनजातियां मैंने अभी तक आपको बता दी, ये काफी इंपोर्टेंट जनजातियां थी जिनमें से क्वेश्चन बनते हैं। और फिर बाकी मैं कुछ नाम भी बताऊंगा और जनजातियों के, जिनको आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। तो आज के हम लेक्चर में जो है कोयकू, बंजारा और कोल, इन जनजातियों को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसमें मध्य प्रदेश के अंदर कोयकू जनजाति क्या है, इसकी क्या विशेषता है, और ये मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, इसके संबंध में हम जानेंगे मध्य प्रदेश में कोयकू जनजाति के बारे में। ठीक है, कोयकू जनजाति जो है मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से दक्षिणी क्षेत्रों में पाई जाती है, जिनमें आपका खंडवा, खरगोन, हरदा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, यहाँ पे होशंगाबाद कलर्ड नहीं है बट होशंगाबाद भी इसमें आता है आपका। तो इन क्षेत्रों में जो है कोयकू जनजाति पाई जाती है, काफी इंपोर्टेंट है। और इनमें से भी आपका जो है कोयकू जनजाति सबसे ज्यादा जो है बैतूल जिले में फेमस है, यानी बैतूल जिला जो है वो कोयकू जनजाति के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि छिंदवाड़ा जो है, छिंदवाड़ा का पातालकोट, ये भारिया जनजाति के लिए फेमस है। उसी प्रकार से बैतूल जिला जो है कोयकू जनजाति के लिए काफी फेमस है। ठीक है, तो ये आपको मैप समझ में आएगा, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, जिससे मैं आगे की तरफ बताऊं आपको और भी फैक्ट इसके संबंध में बताऊं जनजातियों के बारे में। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड। कुछ इसके इंपोर्टेंट फैक्ट हम देखते हैं कोयकू जनजाति के क्या फैक्ट हैं। कोयकू का अर्थ होता है मानवों का समूह। कोयकू का अर्थ होता है मानवों का समूह। तो यह जनजाति जो है सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करती है। अब मैंने आपको बताया था कि जो मध्य प्रदेश का मैप है, तो मध्य प्रदेश की जो दक्षिणी सीमा है उसका निर्माण सतपुड़ा पर्वत करता है, यानी सतपुड़ा पर्वत मध्य प्रदेश के दक्षिण में फैला हुआ है। पश्चिम से लेकर के पूर्व तक जो है सतपुड़ा पर्वत फैला हुआ है, और उसको मैंने 3 खंडों में बताया था आपको, राजपीपला की पहाड़ी, महादेव पर्वत और मैकाल पर्वत। इन 3 खंडों में आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी बटी हुई है। तो कोयकू जनजाति जो है आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में निवास करती है। कोयकू जनजाति मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिलों छिंदवाड़ा, बैतूल, हरदा। सर, हाँ सर बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है आपको? ऐसा क्यों है? और सभी को आ रही है क्या, और किसी को नहीं आ रही है आवाज? नहीं आ रही है सर। आ रही है, आ रही है सर से। तो फिर आप एक काम करें, जैसमें लेफ्ट करके दोबारा से रीजॉइन करें। हो सकता है नेटवर्क की प्रॉब्लम हो आपके उसमें मोबाइल पे, तो आप लेफ्ट करके और दोबारा से रीजॉइन करने की कोशिश करें। जो आपका ये कोयकू जनजाति है दक्षिणी जिलों में छिंदवाड़ा, बैतूल, हरदा, सिवनी, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, इन जिलों में ये जनजाति पाई जाती है मुख्य रूप से, यानी दक्षिणी जिलों में आपकी ये मुख्य रूप से पाई जाती है। आपको अब लगभग अपन इतना टाइम हो गया पढ़ते पढ़ते, आज 20 दिन के करीब हो गए। मुझे लगता है कि आपको अब जिले की लोकेशन कुछ कुछ याद होने लग गई होगी कि कौन से जिले दक्षिण में आते हैं, कौन से जिले उत्तर में आते हैं, पूर्व में कौन से जिले आते हैं और पश्चिम में कौन से जिले आते हैं। ठीक है, तो ये जो जिले हैं आपके, ये सारे जिले दक्षिणी जिले कहलाते हैं। मध्य प्रदेश के दक्षिण में ये सब जिले आते हैं। ठीक है, कोयकू जनजाति मुख्य रूप से बैतूल जिले में निवास करती है, ये तो मैंने आपको बताया ही था। इनमें सबसे ज्यादा जो निवास है कोयकू जनजाति का वो बैतूल जिले में है। कोयकू जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड मानव समूह का प्रतिनिधित्व करती है।
ज्यादातर जो जनजातियां हैं वो इसी मानव समूह से संबंधित है। मैंने भील में भी बताया था आपको, यही भारिया में भी बताया था। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड मानव समूह का प्रतिनिधित्व करती। इनमें से प्रत्येक पॉइंट में से क्वेश्चन बन सकता है आपका, है ना, प्रत्येक पॉइंट में से क्वेश्चन बन सकता है। तो आप इनको सबको नोट करें या फिर आप इनका स्क्रीनशॉट लें, जैसे भी आप करते हैं। अगर स्क्रीनशॉट भी लेते हैं तो फिर बाद में नोट कर लें इनको। कोयकू जनजाति मुंडा और कोलेरियन जनजाति की उपशाखा, यानी इनकी जो मुख्य शाखा है वो क्या है, मुंडा है और कोलेरियन है। मुंडा झारखंड में पाई जाती है। ये जनजाति कहाँ की है आपकी, झारखंड की जनजाति है। मुंडा जनजाति, आपने बिरसा मुंडा का नाम सुना होगा, झारखंड में है आपके। तो मुंडा जनजाति झारखंड की है आपकी। सो ये उन्हीं की उपशाखा है जो कि अपने आप को राजपूतों का पूर्वज, नहीं, राजपूतों को अपना पूर्वज मानती है, राजपूतों को अपना पूर्वज मानती है। ठीक है। सो ये मैंने कुछ फैक्ट बताए हैं कोयकू जनजाति के संबंध में। ठीक है, आप इनका एक स्क्रीनशॉट लें और यदि किसी को कोई क्वेश्चन हो इससे संबंधित, इस स्लाइड से संबंधित, तो आप पूछ सकते हैं इन 5 फैक्ट से संबंधित यदि कोई क्वेश्चन हो तो। और यदि नहीं है तो फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पर अपन देखते हैं इसमें अब इनकी शारीरिक संरचना किस प्रकार की होती है। तो काला रंग, गोल चेहरा, चपटी नाक और बलिष्ठ शरीर, ये इनकी शारीरिक संरचना है कोयकू जनजाति के लोगों की। ठीक है। इनके आवास की बात करें तो इनके जो मकान होते हैं वो बांस, लकड़ी और खरपैल से बने हुए होते हैं। छोटे मकान रहते हैं झोंपड़ी नुमा, और बांस, लकड़ी और खरपैल से बने हुए होते हैं। भोजन की बात करें तो ये लोग आपका मांस और मोटा अनाज एवं साग सब्जी का सेवन करते हैं सामान्य रूप से। जो लोग जंगलों में निवास करते हैं, अब तो कोयकू जनजाति ज्यादातर शहरों में निवास करती है, तो जो है ये सभी कुछ खाते हैं। बाकी जो लोग जंगलों में आज भी निवास करते हैं वो उनका भोजन अभी भी यही है आपका। वस्त्र आभूषणों की बात करें तो कोयकू जनजाति के जो पुरुष हैं वो धोती, कुर्ता, बंडी एवं पगड़ी पहनते हैं, तथा स्त्रियां जो हैं रंग बिरंगी साड़ी पहनती हैं। ये इनके वस्त्र आभूषण है। ये आर्थिक क्रियाओं की बात करें, यानी इनके यहाँ पैसे का कैसा रहता है आपका सिस्टम, कैसे कमाई कैसे करते हैं, व्यवसाय क्या है। तो इनका मुख्य व्यवसाय कृषि होता है, यानी खेती बाड़ी करते हैं ये। इसके अलावा तेंदुपत्ता का व्यवसाय भी ये लोग करते हैं। और कोयकू जनजाति जो खेती करता है उसको झूम खेती के नाम से जानी जाती है। ये काफी इंपोर्टेंट है, झूम खेती। मैंने पहले भी शायद एक बार बताया है झूम खेती के संबंध में। बेगा जनजाति में मैंने बताया था आपको कि बेगा जनजाति जो है स्थानांतरित अथवा झूम खेती करती है। तो कोयकू जनजाति भी आपकी झूम खेती के लिए जानी जाती है, झूम खेती करती है। झूम खेती के संबंध में मैंने बताया था कि खेती को एक ही जमीन पर नहीं किया जाता है। एक बार फसल जिस जमीन पर उगा दी जाती है, अगली बार उसको अगली जगह पर, नेक्स्ट नई जगह पर जो है खेती की जाती है, उस जगह पर नहीं की जाती है। तो ऐसी खेती क्या कहलाती है, झूम खेती कहलाती है। और कोयकू जनजाति जो है झूम खेती करती है। तो ये फैक्ट आपको समझ में आए होंगे कोयकू जनजाति से संबंधित। आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लें, और यदि इनमें से कोई क्वेश्चन हो आपका तो वो आप क्वेश्चन भी मेरे से पूछ सकते हैं, है ना, यदि कोई क्वेश्चन आपका हो तो। सर, हाँ बोलिए। ये खपरेल है या खरपेल है? खपरेल ही है वो, है ना, जो लगाया जाता है छप्पर की जगह पे। अब आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इनकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति किस प्रकार की है कोयकू जनजाति की, वो हम देखते हैं। तो इस जनजाति में, हाँ बोलिए। 1 मिनट पीछे करना। बिल्कुल, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ, तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति देखते हैं इनकी। तो इस जनजाति में पितृसत्तात्मक एवं संयुक्त परिवार होता है। तो ये तो अभी तक अपने जितनी भी जनजातियां पढ़ी हैं सभी में
संयुक्त परिवार पाए जाते हैं और पितृसत्तात्मक परिवार होते हैं। ठीक है। कोइकू जनजाति शासकीय योजनाओं का अधिक लाभ उठाती है। इस वजह से कोइकू जनजाति के जो लोग होते हैं वो आर्थिक रूप से समृद्ध होते हैं, यानी कि आर्थिक रूप से काफी समृद्ध होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा शासकीय योजनाओं का लाभ कोइकू जनजाति के लोग ही उठाते हैं। अगर इनकी विवाह पद्धति की बात करें तो इसमें कई तरह के विवाह होते हैं कोइकू जनजाति में, जैसे चिथौड़ा विवाह है, विधवा विवाह, हट विवाह, राजी बाजी विवाह, लमसेना, ये लमसेना विवाह होगा आपका, लमझना नहीं है, लमसेना विवाह आदि का प्रचलन इस जनजाति के यहाँ होता है आपका। और इनके यहाँ वधू मूल्य का भी प्रचलन है, यानी कोइकू जनजाति में वधू मूल्य का प्रचलन होता है। वधू मूल्य के संबंध में मैंने पहले भी बताया था आपको, है ना। कई जनजातियों में वधू मूल्य का प्रचलन होता है, जहाँ पर जो है शादी के एवज में लड़के वाले लड़कियों को कुछ पैसा देते हैं, लड़की वालों को, तो वधू मूल्य कहलाता है आपका। तो उसका जो है कोइकू जनजाति में भी प्रचलन है। मैंने इसके संबंध में आपको दापा प्रथा बताई थी। दापा प्रथा है आपकी जो है, जो कि इसको बतलाती है, जिसमें लड़के वाले लड़की वालों को दहेज देते हैं। अब इनके नृत्य की यदि हम बात करें, किस तरह के नृत्य इनके यहाँ होते हैं, तो इनमें स्वांग नृत्य जो है सबसे ज्यादा फेमस है कोइकू जनजाति का, यानी कि कोइकू जनजाति का जो सबसे प्रमुख नृत्य है वो स्वांग नृत्य है। इसके अलावा जो है चटकोरा नृत्य और खम्ब नृत्य, ये और भी नृत्य हैं जो कोइकू जनजाति में किए जाते हैं। सबसे ज्यादा आपका स्वांग जो है फेमस है ये इसमें कोइकू जनजाति में। ठीक है। सो यहाँ पे मैंने आपको कोइकू जनजाति का सामाजिक विवाह पद्धति और नृत्य आदि बताए हैं। यदि इसमें आपको कोई क्वेश्चन हो किसी तरह का तो वो आप पूछ सकते हो, है ना, यदि कोई क्वेश्चन हो आपके दिमाग में तो। अदरवाइज से अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं इसमें। सर, हाँ बोलिए। सर ये चिथौड़ा विवाह क्या होता है? चिथौड़ा विवाह आपका विवाह का ही एक प्रकार होता है, जिसमें जो है आपकी जो लड़के वाले होते हैं वो लड़की वालों को कुछ पैसा देते हैं। जैसे मैंने वधू मूल्य का प्रचलन बताया, तो उसको यहाँ पे चिथौड़ा विवाह कहा जाता है। ये वधू मूल्य का जो प्रचलन है वो इसी में ही होता है, चिथौड़ा विवाह में। अब ये इनके नाम है विवाहों के, है ना। और ये लमसेना विवाह जो है आपका, जो मैंने पहले भी बताया था आपका, लमसेना विवाह, जिसमें आपका लड़का लड़की वालों के यहाँ जाकर के रहता है और उनके यहाँ कामकाज करता है, उनकी सेवा करता है, यानी ससुराल में जाकर के रहता है और ससुराल में जाके काम करता है, तो वो लमसेना विवाह कहलाता है। ठीक है। ये और भी जनजातियों में मैंने बताया, लगभग ज्यादातर जनजातियों में लमसेना विवाह के संबंध में है आपका। जो भील में भी था, गौड़ में भी था, बेगा जनजाति में भी मैंने इसको बताया था, और यहाँ कोइकू जनजाति में भी लमसेना विवाह दिया है। चलो अब आगे अपन नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। इसमें कोइकू जनजाति के और तथ्य देखते हैं अपन। सो कोइकू जनजाति जो है हिंदू धर्म से प्रभावित होती है। पीछे करना। बिल्कुल सर। हाँ, पीछे कर दिया मैंने। ओके सर, हो गया। चलो अब आगे की तरफ देखते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं हम। कोइकू जनजाति के कुछ और फैक्ट देखते हैं हम इसमें। सो कोइकू जनजाति जो है हिंदू धर्म से प्रभावित होती है और सभी हिंदू देवी देवताओं की ये लोग पूजा करते हैं, यानी सभी हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती है इनके यहाँ। और कोइकू जनजाति की विशेषता है कि ये मेघनाथ की पूजा करते हैं, यानी ये इनके यहाँ मेघनाथ की विशेष रूप से पूजा होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। मेघनाथ जो कि रावण का लड़का था, रावण का पुत्र था, उसकी पूजा जो है कोइकू जनजाति के लोग करते हैं। इसके अतिरिक्त ये लोग मोरदा देव, भटुआ देव और डोंगर देव, इनकी भी पूजा करते हैं। ये इनके जनजातीय देवता हैं। मोरदा देव, भटुआ देव और डोंगर देव, इनकी पूजा भी कोइकू जनजाति में की जाती है।
ठीक है। ये इनके जनजाति देवता यानी हिंदू देवी देवताओं की तो पूजा करते ही हैं, जो भी देवी देवता हिंदुओं में होते हैं उनकी पूजा तो यहाँ होती ही है। इसके अलावा जो है मेघनाथ की पूजा, मोरदा देव की पूजा, भटुआ देव, डोंगा देव, इनकी पूजा भी कोयकू जनजाति में की जाती है। कोयकू प्रजाति के लोग मृतकों को दफनाते हैं, यानी जलाते नहीं है ये लोग, आपका दफनाते हैं मृतकों को, एवं उनकी याद में स्तंभ बनाते हैं। ठीक है। और इस प्रथा को सिडोली प्रथा कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, आप इसको स्टार कर लेना, है ना। सिडोली प्रथा से क्वेश्चन आ सकता है, सिडोली प्रथा क्या होती है या किस जनजाति से संबंधित होती है। तो सिडोली प्रथा आपकी कोयकू जनजाति से संबंधित होती है, जिसमें कोयकू जनजाति जो है, जो भी उनके यहाँ मर जाता है या मृतक हो जाता है उसको दफना करके उसके याद में एक स्तंभ बनाया जाता है, और ये प्रथा जो है आपकी सिडोली प्रथा के नाम से जानी जाती है। ठीक है। अब इनके कुछ प्रमुख त्योहार हम देखते हैं। तो ये हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं, तो इसलिए त्योहार भी हिंदू वाले ही होते हैं इनके यहाँ, जैसे दीपावली, होली, नवरात्रि आदि सब त्योहार मनाए जाते हैं। इसके अलावा इनके कुछ जनजातीय त्योहार भी होते हैं, जैसे अखातीज, पाली, जितौरी आदि त्योहार मनाए जाते हैं इसमें। ठीक है। सो ये कोयकू जनजाति की मैंने आपको फैक्ट बताए हैं। इसमें मैंने कोयकू जनजाति की धार्मिक आचार विचार के संबंध में मैंने बताया है कि कोयकू जनजाति हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं, हिंदू त्योहारों को मनाते हैं। कुछ इनके जनजातीय देवता भी होते हैं, जिनमें आपका मोरदा देव, भटुआ देव, डोंगा देव का मैंने नाम बताया। कोयकू जनजाति में सिडोली प्रथा प्रचलित होती है, जिसमें जो मर जाता है उसकी याद में स्तंभ बनाया जाता है, तो वो सिडोली प्रथा कहलाती है, और ये कोयकू जनजाति में प्रचलित है। ठीक है। सो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। यदि कोई क्वेश्चन हो आपका इससे संबंधित तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, है ना। अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो फिर अपन आगे की तरफ बढ़ें। यदि कोई किसी का क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ लें इसमें। चलो अच्छा है, किसी का क्वेश्चन नहीं है, अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो ये यहाँ पे आपका कोयकू जनजाति खत्म हो गई, कंप्लीट हो गई है ना। उसकी इसके संबंध में ज्यादा फैक्ट नहीं थे, लेकिन जितने भी थे हमने इसमें समझे। कोयकू जनजाति में सबसे ज्यादा याद रखने वाली चीजें हैं, वो 2-3 चीजें सबसे ज्यादा याद रखने वाली हैं। सबसे पहले तो सिडोली प्रथा का पॉइंट आपका बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, किस जनजाति से संबंधित है। ठीक है। एक ये क्वेश्चन बनता है कि मेघनाथ की पूजा किस जनजाति में होती है, तो कोयकू जनजाति में होती है मेघनाथ की पूजा। ठीक है। और आपका जो है सबसे ज्यादा समृद्ध जनजाति या पैसे की दृष्टि से सबसे ज्यादा जो समृद्ध जनजाति है वो कौन सी जनजाति है, तो वो कोयकू जनजाति है। ये कुछ इसके संबंध में इंपोर्टेंट फैक्ट है, बाकी सभी आप लोग पढ़ें, याद करें इन सभी फैक्ट्स को, है ना। 2-4 बार पढ़ेंगे अपने आप सब याद हो जाएंगे। और ये जो मैंने विवाह आपको बताए हैं, अलग अलग जो मैंने नृत्य या विवाह बताए, इनको आप अलग से नोट करें, है ना। ये तो मैंने बता दिया सब जनजाति के हिसाब से। आप प्रमुख जनजातीय विवाह करके सारे विवाहों के नाम लिखें, और फिर उस विवाह के आगे वो विवाह किन किन जनजातियों में होता है वो आप लिखें। तो इस तरीके से आप जब खुद से थोड़ी मेहनत करेंगे तो आपको ज्यादा याद होगा, और अच्छे से हमेशा उसको याद बना रहेगा आपको, है ना। इसी प्रकार से प्रमुख जनजातीय नृत्य इस करके आप एक टॉपिक बनाएं, और जितने नृत्य मैंने अभी तक अलग अलग जनजातियों में बताए हैं वो सबका नाम लिखें, और कौन सा नृत्य किस जनजाति में है उसको लिखे। कई बार एक ही नृत्य 2-3 जनजातियों में भी है, जैसे कर्मा मैंने आपको बताया था 3 जनजातियों में, अलग अलग जनजातियों में होता है। तो ऐसे आपको याद बना रहेगा कि ये नृत्य इन जनजातियों में होता है। ठीक है। तो आप कोशिश करें, थोड़ा मेहनत करें तो बिल्कुल याद होगा ये, है ना। अदरवाइज आप ऐसे पढ़ते रहेंगे तो ये सब मिक्सअप हो जाएगा और कुछ भी याद नहीं आएगा आपको, है ना। तो आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब अगली है आपकी इसमें बंजारा जनजाति। बंजारा जनजाति के संबंध में हम जो है पढ़ेंगे इसमें। बंजारा लोग कौन होते हैं, आप लोगों ने भी इनके बारे में सुना होगा, देखा होगा इन लोगों को, है ना। जगह जगह आपके ये कैंप से बनाते हैं अपने, और आके रहते हैं और फिर आगे की तरफ निकल जाते हैं, तो बंजारे लोग कहलाते हैं ये। तो इनके संबंध में अपन पढ़ते हैं बंजारा जनजाति के बारे में।
सो बंजारा जनजाति के प्रमुख तथ्य क्या हैं? सो मध्य प्रदेश में बंजारा जनजाति घुमंतू जनजाति के रूप में जानी जाती है। तो सबसे पहले तो ये होता क्या है आपका घुमंतू जनजाति? घुमंतू जनजाति आपका यानी कि ऐसी जनजाति जो एक जगह निवास नहीं करती है, घूमते रहते हैं ये लोग, आपके चलते रहते हैं, है ना। 2-4 महीने यहाँ रुके, 2-4 महीने अगले शहर में रुके, इस तरीके से लगातार अपने पड़ाव बदलते रहते हैं। तो ऐसी जनजाति बंजारा जनजाति कहलाती है और ये घुमंतू जनजाति होती है। ठीक है। बंजारा जनजाति मुख्य रूप से निवाड़, मंडला, मालवा के क्षेत्रों में पाई जाती है। यह जनजाति खानाबदोश जनजाति होती है। अब ये उर्दू शब्द है खानाबदोश, हिंदी शब्द हो गया घुमंतू, दोनों का मतलब एक ही है। ऐसी जनजाति जो लगातार आपकी चलती है, एक जगह रुके ना, ऐसी जनजाति घुमंतू जनजाति है, खानाबदोश जनजाति कहलाती है। और यह जनजाति संपूर्ण विश्व में फैली है और अलग अलग स्थानों पर इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। यानी ऐसा नहीं है कि केवल भारत में ही ये जनजाति है आपकी, मध्य प्रदेश में सभी जगह आपका, पूरे विश्व में है, अफ्रीका वगैरह में भी ये जनजाति है। ठीक है। और इनको हिप्पी के नाम से जाना जाता है। वहां पर आपने शायद नाम भी सुना हो, हिप्पी के नाम से बोला जाता है पश्चिमी जगत में इनको, जो कि लगातार जो है घूमते रहते हैं, निकलते रहते हैं। प्राचीन काल में इस जनजाति के लोग नाचने गाने का काम करते थे। ठीक है। तो ये लोग जो है आपका अलग अलग उत्सवों में, है ना, आयोजनों में नाचने गाने का काम ये करते हैं आपके। आज भी नाचने गाने का काम करते हैं, लेकिन आजकल उतना नहीं है। प्राचीन काल में जब मनोरंजन का कोई साधन नहीं था, उस टाइम पर अगर कोई फंक्शन होता था किसी के यहाँ, तो इन लोगों को बुलाया जाता था विशेष रूप से जो है नाचने गाने के लिए। तो ये प्राचीन काल में नाचने गाने का काम करते थे। सो आप इसको जो है एक समझें। यदि कोई क्वेश्चन हो आपका इससे रिलेटेड तो आप मेरे से पूछें और जो है इसका स्क्रीनशॉट लें, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, फिर मैं आगे नेक्स्ट अगली जनजाति को बताता हूं, इसमें अगले फैक्ट बताता हूं। इनके निवास के संबंध में समझें तो सामान्यतः यह जनजाति घुमंतू प्रकृति की होती है। ये मैंने पहले भी बताया था, घुमंतू प्रकृति का मतलब एक जगह ठहरते नहीं है। पर इस जनजाति के कुछ लोग गांव बसा करके भी रहते हैं, यानी कि सभी लोग नहीं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक स्थान पर ही निवास करते हैं, गांव बनाते हैं अपने। तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। तो बंजारा जनजाति के जो गांव होते हैं उनको टांडा या बालद कहा जाता है। ये इंपोर्टेंट फैक्ट है आपका, ये भी आपको याद रखने हैं। निवास स्थान के भी अलग अलग नाम है ना। ये मैंने बताया था आपको, भील जनजाति में मैंने बताया था फाल्या, ठीक है, बेगा में बताया पूर्वा, सहरिया में बताया सहराना, और यहाँ पे है आपका टांडा। गांव को क्या बोला जाता है? टांडा या बालद के नाम से जाना जाता है बंजारा जनजाति के गांवों को। ठीक है। बंजारा जनजाति का जो ग्राम प्रधान होता है वो नायक कहलाता है। ये भी इंपोर्टेंट पॉइंट है आपका। बंजारा जनजाति का प्रधान जो मुखिया होता है ना, प्रधान का मतलब यहाँ पे मुखिया से है, और वो क्या कहलाता है? नायक कहलाता है, जो कि सरपंच का काम करता है। यानी कि इनके यहाँ जो सरपंच का काम करता है, मुख्य व्यक्ति होता है, इनके मुखिया होता है, और वो नायक के नाम से जाना जाता है। ज्यादातर जनजातियों में पटेल बोला जाता है, बट यहाँ पे नायक बोला जाता है बंजारा जनजाति का जो ग्राम प्रधान होता है उसको। ठीक है। अगर इनके वस्त्र आभूषण की बात करें तो इनकी जो स्त्रियां होती हैं बंजारा जनजाति की, वो हाथी दांत की चूड़ियां पहनती हैं, हाथी दांत के जो है आभूषण पहनती हैं बंजारा जनजाति की स्त्रियां, और शरीर पर गुदना रखती हैं। तो ये एक ऐसा फैक्ट है जो सभी जनजातियों में है। ज्यादातर स्त्रियां जो है आभूषण पहनती हैं सभी जनजातियों की, और शरीर पर गुदना या टैटूज रखती हैं, है ना। और ये सजने संवरने का काफी शौकीन होती है। ये लोग आपके बंजारा जनजाति के लोग सजने संवरने का शौकीन होते हैं, और ऐसा माना जाता है कि इस जनजाति ने ही कंघी का आविष्कार किया है। यानी जो कंगा या कंघी होती है उसका आविष्कार बंजारा जनजाति के लोगों ने ही किया है, ऐसा माना जाता है।
बंजारा जनजाति को कंघी का आविष्कारक माना जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है ना। क्वेश्चन बनने का चांस है, इसमें से बन सकता है कि कंघी का आविष्कारक किस जनजाति को माना जाता है, तो कंघी का आविष्कारक बंजारा जनजाति को माना जाता है। ठीक है, तो आपका इसमें क्वेश्चन बन सकता है ना। आप इसको नोट कर लें, और यदि इनमें कोई आपका क्वेश्चन हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो आप मेरे से पूछ लें इन फैक्ट्स में से, फिर मैं अगली स्लाइड को बताता हूं इसमें। चलो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम इसमें। अब बंजारा लोगों की सांस्कृतिक स्थिति किस प्रकार की है, संस्कृति किस प्रकार की होती है, इनका कल्चर किस प्रकार का होता है, वो हम देखते हैं। सो बंजारा जनजाति संगीत प्रेमी होती है। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये लोग नाचने गाने का काम करते हैं, और ये मुख्य रूप से नाचने गाने का काम करते हैं बंजारा लोग। इनके पारंपरिक नृत्यों में तलवार नृत्य, डंडा, बेली, लहंगी नृत्य प्रसिद्ध है आपके। ये नृत्यों के नाम है, तलवार नृत्य, डंडा नृत्य, बेली, लहंगी। इस तरह के नृत्य जो है बंजारा जनजाति के पारंपरिक नृत्य हैं आपके। इनकी विवाह पद्धति कुछ इसमें आपका, ये आपको ध्यान रखना है कि बंजारा जनजाति में विवाह के समय उड़द दाल का प्रयोग शुभ माना जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका कि बंजारा जनजाति में उड़द दाल का प्रयोग विवाह के समय काफी शुभ माना जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस जनजाति की विवाह पद्धतियों में विधवा विवाह, अपहरण विवाह एवं चट विवाह जो है काफी फेमस है ना। प्रमुख विवाह पद्धतियां हैं विधवा विवाह, अपहरण विवाह एवं चट विवाह। ये बंजारा जनजाति की प्रमुख विवाह पद्धतियां हैं। इनके प्रमुख देवताओं की बात करें तो ये लोग रामकृष्ण एवं बाबा रामदेव की पूजा करते हैं। अब ये बाबा रामदेव जो है पतंजलि वाले नहीं है, ये राजस्थान के संत हैं आपके। ठीक है, और उनकी पूजा ये जो है बंजारा जनजाति के लोग करते हैं। बाबा रामदेव और रामकृष्ण की पूजा करते हैं, और ये सिख धर्म को भी मानते हैं। इनमें से कई बंजारा लोग जो है सिख धर्म को मानते हैं, और गुरु नानक साहब की भी ये जो है पूजा करते हैं, अरदास करते हैं गुरु नानक साहब की। ठीक है, सो ये जो है मैंने आपको फैक्ट बताए हैं अबाउट बंजारा जनजाति। बंजारा जनजाति के संबंध में मैंने बताए हैं आपको। आप इनको नोट कर लें और जो है स्क्रीनशॉट ले लें। यदि कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया हो तो उनको भी आप जो है पूछ सकते हैं, है ना। चट विवाह क्या होता है सर? हाँ, मैं चट विवाह में समझ आया था। चट विवाह से मतलब ये होता है बंजारा जनजाति में कि इसमें कोई फंक्शन नहीं होता, तुरंत हाल के हाल ऑन द स्पॉट विवाह हो जाता है ना। आपने सुना होगा चट मंगनी पट विवाह, वो है ये। रामकृष्ण भगवान वाला है या कोई रामकृष्ण परमहंस वाला है? संत है ये आपके, रामकृष्ण संत हैं और बाबा रामदेव भी संत है। ठीक है, अच्छा, इनकी पूजा होती है रामकृष्ण, बाबा रामदेव। इसके अलावा गुरु नानक साहेब जो सिख धर्म के संत हैं आपके, तो उनकी पूजा ये लोग करते हैं, है ना। ओके सर। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ लेके चलता हूं आपको। तो ये मैंने आपको बंजारा जनजाति के संबंध में बताया। तो अभी हमने आपको दो जनजाति के बारे में बताया, कोरकू जनजाति और बंजारा जनजाति, और दोनों ही जनजाति दक्षिणी क्षेत्र की जनजातियां थी, दक्षिण में ही पाई जाती हैं। अब जो मैं आपको जनजाति बताया हूं ये आपकी कोल जनजाति है। ठीक है, कोल जनजाति के संबंध में अपन पढ़ेंगे ये क्या फैक्ट है, और बहुत इंपोर्टेंट जनजाति है। क्यों इंपोर्टेंट है ये आपकी जनजाति? इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि ये मध्य प्रदेश की तीसरे नंबर की सबसे लार्जेस्ट जनजाति है जनसंख्या के आधार पर, पॉपुलेशन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन ये मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, तो पहली कौन सी है? भील, दूसरी कौन सी है? गौड़, और तीसरी कौन सी है? कोल जनजाति जनसंख्या के आधार पर। तो इनको अपने को समझना है
कोल जनजाति को, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं कोल जनजाति की, है ना। कोल जनजाति जो है आपकी, ये मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, जो कि 22 उप शाखाओं में बटी हुई है। ये इंपोर्टेंट पॉइंट है आपका, यानी कि 22 छोटी बड़ी अलग अलग शाखाओं में बटी हुई है कोल जनजाति। तो काफी बड़ी जनजाति है कोल जनजाति। ये ऑस्ट्रिक परिवार की जनजाति है, ठीक है। ये एक अलग नाम आ गया, पहले अलग आए थे आपके। ये ऑस्ट्रिक परिवार की जनजाति है कोल जनजाति। और मैक्स मूलर ने कोल जनजाति को कोल अथवा कोलेरियन का नाम दिया है आपका। अब ये मैक्स मूलर कौन है आपके, तो मैक्स मूलर आपके काफी प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं, फेमस समाजशास्त्री हैं, आपकी सोशलॉजिस्ट है ना। जो लोग बीए कर रहे होंगे उन्होंने अगर समाजशास्त्र लिया होगा तो उसमें इनका नाम जरूर सुना होगा, मैक्स मूलर का। तो मैक्स मूलर जो है वो कोल अथवा कोलेरियन के नाम से इनको संबोधित किए हैं, ठीक है। ऑस्ट्रिक परिवार की ये जनजाति है। इस जनजाति का उल्लेख रामायण और महाभारत में भी मिलता है। कोल, किरात, इन जनजातियों का उल्लेख जो है रामायण वगैरह में भी मिलता है, ठीक है। तो यानी इससे कहने का मतलब ये है कि ये काफी पुरानी जनजाति हैं, इनका उल्लेख रामायण में भी मिल रहा है, यानी काफी टाइम पहले से ये जनजाति मौजूद है, काफी पुरानी जनजाति है। यह मुंडारी तथा अथवा कोल वर्ग की उपजाति है, ठीक है। और इसका मुख्य मूल निवास स्थान रीवा के बद्री राजा क्षेत्र के कोयाली को माना जाता है। यानी किस जगह को माना जाता है, कोयाली गांव है। कहाँ पे है, बद्री राजा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये बद्री राजा क्षेत्र कहाँ पड़ता है आपका, रीवा के अंतर्गत आता है, रीवा जिले के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से ये जनजाति मध्य प्रदेश की उत्तरी क्षेत्रों की जनजाति है। कहाँ की जनजाति है, मध्य प्रदेश की उत्तरी क्षेत्रों की जनजाति है। तो ये आपको समझ में आया होगा इसके संबंध में। यदि कोई फैक्ट हो तो आप पूछ सकते हैं, यदि कुछ समझ में ना आया हो इसके बारे में, है ना। फिर मैं आगे की तरफ बताता हूँ इसको। यदि कोई चीज समझ में ना आई हो तो इसको पूछ लेना। चलो आगे अगले पॉइंट की तरफ अपन चलते हैं इसमें। हाँ बोलिए। कोल जनजाति के लोग जो है गांधार नरेश कोल को अपना पूर्वज मानते हैं। यानी कि गांधार के राजा है कोल, उनको इस जनजाति के लोग अपना पूर्वज मानते हैं। ये एक इसका फैक्ट है, ठीक है। राजा का नाम ही कोल है और उन्हीं के नाम पर इनकी जनजाति चलती है, ऐसा इनके ये लोग मानते हैं कि हमारे पूर्वज है। मध्य प्रदेश में यह जनजाति मुख्य रूप से रीवा, सतना, सीधी, शहडोल इन जिलों में निवास करती है। यानी कि मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में ये निवास करती है, जिसमें रीवा, सतना, सीधी, शहडोल जिलों में आपका ये जनजाति निवास करती है, कोल जनजाति। ये माइक किसने चालू किया है, माइक ऑफ कर लें अपना। – 2011 की जनगणना के अनुसार कोल जनजाति की कुल जनसंख्या 11.67 लाख है, ठीक है। 11.67 लाख है कोल जनजाति की कुल जनसंख्या, जो कि संपूर्ण जनजातीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है आपका, 7.6% है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका। कोल जनजाति की जो कुल जनसंख्या है वो 11.67 लाख है, जो कि कुल जनजातीय जनसंख्या का 7.6% है। इस तरीके से कोल जनजाति मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या के आधार पर। 6 जून 2011 को राज्य स्तरीय कोल जनजाति विकास प्राधिकरण का गठन किया गया। इंपोर्टेंट पॉइंट है आपका, किसका गठन किया गया आपका, कोल जनजाति विकास प्राधिकरण, इसका गठन किया गया। कब किया गया, 6 जून 2011 को, ठीक है। अच्छा, इसका काम क्या है इस प्राधिकरण का,
तो ये जो प्राधिकरण है इसका उद्देश्य कोल जनजाति के विकास के लिए आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक योजनाओं को निर्माण करना है। यानी कि कोल जनजाति के विकास के लिए शैक्षणिक योजनाएं, आर्थिक योजनाएं और सामाजिक योजनाओं का निर्माण करना इस विकास प्राधिकरण का उद्देश्य है, जिसको 6 जून 2011 को बनाया गया है, गठित किया गया है। ठीक है, सो ये मैंने कुछ पॉइंट बताए आपको कोल जनजाति के बारे में, है ना। आर्थिक, सामाजिक और एक और का है? आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक, पढ़ाई लिखाई से संबंधित, शिक्षा से संबंधित। ठीक है, सो ये फैक्ट मैंने आपको बताए। यदि इसमें आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें, है ना। अदरवाइज हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। इसमें अगली स्लाइड देखते हैं। चलो आगे बना के आगे पॉइंट देखते हैं। इसकी उपजातियां यदि हम देखें, कोल जनजाति की उपजातियां कौन सी हैं, तो इसमें रोतिया, रोतले, भड़तिया, दशौरा, मड़नहा, कगवारिया, कठोतिया, मवासी, ठाकुरिया और रेवरिया आदि प्रमुख हैं। ये इसकी प्रमुख उपजातियां हैं, कोल जनजाति की प्रमुख उपजातियां हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, ये सारी चीजें, है ना। उपजातियों के नाम, है ना, इनको लिख लेना आप और याद कर लेना। इनके निवास क्या है आपके, तो इनके जो मकान होता है वो मिट्टी, बांस और खपरेल का बना होता है इनका निवास। और इनके गांवों को टोला कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका, कोल जनजाति के गांवों को टोला बोला जाता है। ठीक है, कोलियन टोला बोला जाता है इनके गांवों को। और इनके गांव का जो मुखिया होता है वो गोहिया कहलाता है। ये बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है आपका, इनके ग्राम का मुखिया गोहिया कहलाता है। मैंने अभी आपको बताया था बंजारा जनजाति, बंजारा जनजाति में ग्राम का मुखिया क्या कहलाता है, वहां पर नायक कहलाता है। और कोल जनजाति में गांव का मुखिया गोहिया कहलाता है। ठीक है, ये नाम आप अंडरलाइन कर लेना, ग्राम मुखिया गोहिया कहलाता है। आर्थिक रूप से देखें यदि ये कैसा इनका व्यवसाय होता है, तो इनका मुख्य व्यवसाय कृषि होता है, यानी खेतीबाड़ी होता है। खेतीबाड़ी करती है ये मुख्य रूप से। ठीक है, इसके अतिरिक्त ये शिकार करना, पशुपालन और लाख का भी निर्माण करते हैं। ठीक है, तो लाख क्या है आपका, पेड़ों से प्राप्त होती है लाख, और लाख निर्माण का काम करते हैं। एक्चुअल में ये लोग जिन क्षेत्रों में रहते हैं, जो मैंने अभी आपको जिले बताए, कौन कौन से जिले बताए मैंने आपको, रीवा, सतना, ठीक है, और सीधी, सिंगरौली, शहडोल, इन जिलों में लाख उत्पादन होता है ना। शहडोल, उमरिया वगैरह में लाख बनती है। लाख का कारखाना मध्य प्रदेश में कहाँ पे स्थित है, तो उमरिया जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में लाख कारखाना स्थित है। ठीक है, तो ये उन क्षेत्रों में ही रहते हैं, इसी वजह से लाख के निर्माण का काम करते हैं कोल जनजाति के लोग। सो ये फैक्ट मैंने आपको कोल जनजाति के संबंध में बताए हैं। यदि इसमें कोई क्वेश्चन हो, आपका कोई पॉइंट हो जो नहीं समझ में आया हो, तो आप मेरे को बताएं, है ना। यदि कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आया हो तो फिर अपन इसको आगे की तरफ देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं अपन इसमें। कोल जनजाति के लोग जादू टोना पर विश्वास करते हैं, यानी जादू टोना कहते हैं। तो मैंने लगभग सभी जनजातियों में बताया है आपका जादू टोना होता है, क्योंकि शिक्षा का अभाव होता है, इसलिए जादू टोना, तांत्रिक, तंत्र मंत्र पर ज्यादा विश्वास होता है यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा ये लोग जो है आपका सूर्य, चंद्र, इंद्र एवं वायु देवता की पूजा करते हैं, यानी हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं ये लोग। इनके प्रमुख नृत्य जो है कोल एवं दहका, यानी कोल जनजाति का नृत्य भी कौन सा है, कोल है और दहका है। ये इनके प्रमुख नृत्य हैं कोल जनजाति के, कोल एवं दहका। कोल जनजाति हिंदू धर्म से प्रभावित होती है तथा इनके जनजातीय देवता
कौन से हैं? दूल्हा देव, बड़ा देव है। तो हिंदू देवी देवताओं को तो पूजा करते ही हैं, ये जो मैंने ऊपर बताए थे आपको। इसके अलावा ये दूल्हा देव की पूजा करते हैं और बड़ा देव की पूजा करते हैं। इनकी पूजा भी कोल जनजाति में होती है। दूल्हा देव के नाम कई जगह पे आ चुका है आपका। मैंने आपको भारिया में भी बताया था। गौड़ जनजाति के तो प्रमुख देवता हैं ही ये दूल्हा देव, और कोल जनजाति में भी आपकी दूल्हा देव की पूजा होती है। ठीक है, आगे अगला पॉइंट देखते हैं अपन। कोल जनजाति की विवाह पद्धति हिंदुओं के समान ही है, और इस जनजाति में बहु विवाह का प्रचलन है। बहु विवाह का मतलब है एक से ज्यादा विवाह करने का प्रचलन इस जनजाति में होता है। ठीक है, यहाँ के जो लोग हैं या पुरुष है वो एक से ज्यादा शादियां कर सकते हैं, ऐसा प्रचलन इस जनजाति में है। लेकिन पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं है। ठीक है, यानी इस जनजाति की महिलाएं पर्दा नहीं करती हैं, पर्दा प्रथा का प्रचलन इनके यहाँ नहीं होता है। ठीक है, ये इनका मकान है, कोल जनजाति का एक मकान का चित्र दिया हुआ है। ये कोल समाज का जो है मकान है। ठीक है, तो ये आपको मैंने फैक्ट बताए हैं कोल जनजाति से संबंधित। ठीक है, इसमें मैंने कोल जनजाति के धार्मिक आचार विचार से संबंधित फैक्ट बताए हैं। ठीक है, यदि आपको कोई इससे क्वेश्चन हो इससे संबंधित तो वो आप मेरे से पूछ लें, यदि कोई भी क्वेश्चन आपका बनता है तो। चलो अच्छा है, कोई क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें। तो ये यहां तक मैंने आपको कोल जनजाति कंप्लीट हो गई है अपनी, है ना। मैंने पूरी कोल जनजाति आपको बता दी, यानी तीनों जनजातियां मैंने आपको बता दी, है ना। कौन कौन सी बता दी मैंने आज आपको? कोयकू बता दी, कोल बता दी, और एक और मैंने आपको बंजारा जनजाति बता दी। ये 3 जनजातियां मैंने आपको बता दी। सारण के निवास स्थान को क्या कहते हैं, ये नहीं बताया। निवास स्थान को ऐसा इसमें कुछ है नहीं, कोल के लिए कुछ अलग से। बाकी मैंने बताया तो था, टोला बताया था ना, गांवों को टोला बोलते हैं इनके, है ना। निवास स्थान गांवों को अब तो घर वगैरह जो सामने अलग अलग है ना, घर वगैरह कुछ अलग अलग बोलते हैं। मकान ही बोलते होंगे, घर ही बोलते होंगे। बाकी इनका गांव जो होता है उसको टोला बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने आपको कोल जनजाति कंप्लीट कर दी। अब मैं आपको कुछ और जनजाति बता रहा हूँ एक्स्ट्रा, जो है मतलब जितनी प्रमुख जनजातियां थी जिनको डिटेल में पढ़ना चाहिए था हमने लगभग पढ़ी है। करीबन मैंने आपको 10-11 जनजातियां बताई हैं जो कि काफी डिटेल में मैंने आपको बताई हैं। कुछ और जनजातियों के मैं नाम बता रहा हूँ और उनके कुछ विशेष पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ जो कि अपन जान सकते हैं। जैसे आपकी परधान जनजाति है, ये बघेलखंड के क्षेत्रों में पाई जाती है, परधान जनजाति। ठीक है, और इनको गौड़ों का मंत्री कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ये जो गौड़ समाज होता है या गौड़ जनजाति होती है उनके यहाँ ये मंत्री थे परधान, तो ये परधान जनजाति कहलाती है आपकी। मवासी जनजाति है। ठीक है, मवासी जनजाति के बारे में हम देखते हैं। ये छिंदवाड़ा, सतना, होशंगाबाद, बैतूल और खंडवा, इन क्षेत्रों में ये जनजाति पाई जाती है। आप इनको ऐसे ही नोट कर लेना, है ना, पॉइंट में ही। तो मवासी जनजाति के क्षेत्र आप लिख लेना, इसमें छिंदवाड़ा है, बैतूल है, ठीक है, सतना है, होशंगाबाद है और खंडवा, इन जिलों में ये जनजाति पाई जाती है, मवासी जनजाति। इसकी जो जनसंख्या है आपकी 2011 की जनगणना के अनुसार 1,09,180 ये इसकी कुल जनसंख्या है मवासी जनजाति की। ठीक है, तो ये आप लिख लेना। ये कुल जनसंख्या का 0.71% है, यानी कि जो टोटल जनजातीय जनसंख्या है उसका कितना परसेंट है? ये आपका 0.71% है कुल जनसंख्या का। ये आपको याद रखना है, मवासी जनजाति की जनसंख्या। ठीक है, और बस ये 3 पॉइंट थे इसके संबंध में, मवासी के संबंध में मैंने आपको बता दिया। छिंदवाड़ा, सतना, होशंगाबाद, बैतूल, ठीक है, ये जिले मैंने बताए। पाओ जनजाति है आपकी, ठीक है,
पाओ जनजाति कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में, यानी शहडोल, अनूपपुर, सतना, ये क्षेत्रों में पाओ जनजाति पाई जाती है। और इनकी जो जनसंख्या है वो है आपकी 44,312। ये इस पाओ जनजाति की जनसंख्या है 44,312। और ये 0.29% इनका पूरा प्रतिशत है। मतलब मध्य प्रदेश की जो कुल जनजातीय जनसंख्या है वो उसमें ये 0.29% इनका प्रतिशत है आपका पाओ जनजाति का। इंपोर्टेंट पॉइंट है ये आपका, ठीक है। नेक्स्ट बिजवार जनजाति है आपकी। तो बिजवार जनजाति जो है बालाघाट और सिवनी में पाई जाती है। बेगा की ही उपशाखा है, मैंने आपको पहले ही बताया था, बेगांव की उपशाखा है ये बिजवार। और ये जो है छत्तीसगढ़ी भाषा बोलते हैं, बिजवार लोग आपका छत्तीसगढ़ी भाषा बोलते हैं, ठीक है। एक इसमें पॉइंट बनता है कि जो छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख क्रांतिकारी थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था, वीर नारायण सिंह, वो बिजवार जनजाति से ही थे। मैं उनका नाम लिख देता हूँ, क्या नाम था उनका। छत्तीसगढ़ के प्रमुख क्रांतिकारी हैं वीर नारायण सिंह, ठीक है, वीर नारायण सिंह, ये इनका नाम था। ये जो है छत्तीसगढ़ से ही संबंधित हैं और बिजवार जनजाति से आते हैं, ठीक है। ये आप इनका नारायण सिंह, सही से नहीं लिखा जाता, ठीक है। सो लिख लिया होगा आपने जहां तक मुझे लगता है, वीर नारायण सिंह। अगला अपन देखते हैं नेक्स्ट जनजाति कौन सी है इसमें, बिजवार के बाद में पनिका जनजाति, ठीक है। ये पनिका जनजाति के बारे में अपन देखते हैं। पनिका जनजाति जो है आपकी वो सीधी और शहडोल इन क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। सीधी में पाई जाती है, शहडोल में पाई जाती है, ठीक है। और ये जनजाति अपने आप को कबीर पंथी बोलते हैं, यानी कबीर दास को अपना प्रमुख देवता मानते हैं, कबीर दास की पूजा करते हैं और खुद को कबीर पंथी बोलते हैं, ठीक है। इनको परका भी बोला जाता है, पनका और परका एक ही जनजाति का नाम है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि पनका जनजाति जो है कबीर पंथी होते हैं और कबीर दास को अपना प्रमुख देवता मानते हैं। और इसके अलावा ये मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं बिल्कुल भी, ये भी इनकी विशेषता होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है पनका जनजाति के बारे में, ठीक है। सो ये मैंने क्या कहते हैं सारे से हैं, और क्या कहते हैं, कबीरपंथी और कुछ बोला था ना, परका परका परका। सर हाँ जी बोलिए। वीर नारायण सिंह कौन है? वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ के क्रांतिकारी हैं। अब क्रांतिकारी जैसे कि चंद्रशेखर आजाद हैं, अपने मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, ऐसे ही वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं और इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था, ठीक है। काफी फेमस है और ये जो है बिजवार जनजाति से आते हैं, वीर नारायण सिंह, ठीक है, इसलिए फेमस है ये, है ना। सो इनमें कोई और पॉइंट है? हाँ पूछिए, अगर कोई और क्वेश्चन हो इसमें से तो। चलो अगला देखते हैं अपन, नेक्स्ट स्लाइड, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, है ना। अगले अपन देखते हैं पारधी जनजाति। ये बहुत इंपोर्टेंट है आपकी। ये पारधी लोग कहाँ पे रहते हैं आपके? तो पारधी लोग आपके भोपाल में, रायसेन में, गुना में और सीहोर में निवास करते हैं, पारधी जनजाति के लोग। ये इनके प्रमुख निवास स्थान है, भोपाल, रायसेन, गुना, सीहोर, इन जिलों में निवास करते हैं, ठीक है। और ये आखेटक होते हैं। आखेटक का मतलब होता है, आखेटक जनजाति है, आखेटक का मतलब होता है ये शिकार करने का काम करते हैं, है ना। पहले ये राजा महाराजाओं के यहाँ शिकारी के रूप में काम करते थे, आखेटक होते थे राजा महाराजाओं के यहाँ, ठीक है, स्टेट टाइम पर। तो ये आपको ध्यान में रखना है ना। और लेकिन इनके यहाँ एक और विशेषता होती है, ये आखेटक होते हैं लेकिन इनकी महिलाओं को आखेट करने की अनुमति नहीं होती है, महिलाओं को शिकार करने की अनुमति
नहीं होती है पायधी जनजाति में। अच्छा, इनकी कुछ उपजातियां होती हैं, जैसे भील पायधी है ना, भील पायधी, चीता पायधी, गोसाई पायधी और लंगोटी पायधी। ठीक है, इसके अलावा आपका फांस पायधी भी होते हैं आपके, है ना, ये भी आप इनकी उपजाति का ही नाम है, फांस पायधी। ठीक है, तो ये इनकी उपजातियां हैं, भील पायधी, चीता पायधी, गोसाई पायधी और फांस पायधी। अब इनके जैसे इनके नाम है उपजातियों के, वैसे इनके काम भी अलग अलग हैं। जैसे जो भील पायधी होते हैं, ये बंदूक के द्वारा शिकार करते हैं, पशु पक्षियों का बंदूक के द्वारा शिकार करते हैं भील पायधी लोग। ठीक है, जो चीता पायधी होते हैं, ये आपका चीतों को पालने व प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। तो जो चीता होते हैं उनको पालते हैं ये लोग और उनको प्रशिक्षित करते हैं, चीता पायधी। ठीक है, फांस पायधी जो मैंने बताया है आपको, ये जो है जाल बना करके उसमें शिकार को फांसते हैं। ठीक है, और उससे शिकार करते हैं, यानी एक जाल बिछा करके शिकार को फांसेंगे और उससे फिर शिकार करते हैं, तो ये फांस पायधी कहलाते हैं आपके। जो गुसाई पायधी होते हैं, ये जो है आपका साधु संतों की तरह से रहते हैं, भगवा वस्त्र पहनते हैं और साधु संत के रूप में रहते हैं और हिरण का शिकार करते हैं। ये लोग आपका गुसाई पायधी कहलाते हैं आपके। ठीक है, सो ये जो है मैंने आपको कुछ पायधियों के नाम बताए हैं, है ना। लंगोटी पायधी मैंने बताया, लंगोटी पायधी केवल लंगोटी पहनते हैं, ये इनकी विशेषता है। ठीक है, और एक और पायधी का नाम है शीली पायधी, ये भी आप लिख लो, शीली पायधी, ये भी एक पायधी की उपजाति है, शीली पायधी। ठीक है, शीली पायधी है। ये जो शीली पायधी है, ये क्या काम करते हैं आपके, ये मगरमच्छ का तेल निकालने का काम करते हैं। ठीक है, यानी मगरमच्छ को मार के उसका तेल निकालते हैं, ये शीली पायधी लोग होते हैं आपके। तो ये पायधी जनजाति की जितनी भी उपजातियां हैं, वो सभी उपजातियां किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई शिकार का काम करती हैं। तो ये सारी उपजातियां जो है शिकारी प्रवृत्ति की होती हैं, इसीलिए इस जनजाति को आखेटक जनजाति कहा जाता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपका, है ना। लंगोटी पायधी क्या करते हैं? केवल लंगोटी पहनती है, अब जो भी कहते होंगे कि लंगोटी पहन के आते हैं, इसलिए इनको लंगोटी पायधी बुलाया था। कहते शिकारी होंगे ये भी आपका, लेकिन ये केवल लंगोट धारण करते हैं अपने शरीर पे, इसलिए इनको लंगोटी पायधी कहा जाता है। ठीक है, सो ये आपको जनजातियां मैंने मध्य प्रदेश की जितनी प्रमुख प्रमुख जनजातियां थी वो सारी मैंने आपको बता दी हैं, है ना। लगभग सभी जनजातियां हो गई हैं अपनी, बहुत सारी जनजातियों के संबंध में मैंने आपको बताया है ना। सो यहाँ पे अभी मैं ये जनजातियों का चैप्टर अब जो है खत्म करता हूँ। ठीक है, जनजातियों को अपन खत्म करते हैं। अब मंडे से मैं अगला टॉपिक उठाऊंगा, इसमें अगला टॉपिक जो है मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसमें जो भी टॉपिक होगा मैं बता दूंगा आपको क्या टॉपिक लेके चलते हैं। जहां तक है मध्य प्रदेश का भूगोल अपन पढ़ेंगे, है ना। और मध्य प्रदेश के भूगोल में जो है मैं आपको मध्य प्रदेश के पठार, पर्वत, नदियां, इनके संबंध में आपको जो है पूरा बताऊंगा।